दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर सरोवर की दुर्दशा का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। सरोवर पर खाद्य सामग्री बेचने वालों पर होगी कार्यवाही। अजमेर शहर में इंद्रदेव हुए मेहरबान। जरा सी बारिश के बाद शहर हुआ दुर्दशा का शिकार। दुष्कर्मियों का गढ़ बना अजमेर। एक और नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। बिना ओटीपी लिए बदमाशों ने उड़ाई लाखों रुपए की राशि। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 आरोपियों को शांति भंग में किया गया गिरफ्तार। 2 वारंटी भी शामिल। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पुष्कर सरोवर में लगातार मर रही हजारों मछलियों के मामले में बुधवार को हुए पुष्कर बंद और पुरोहितों के आक्रोश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। आज जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर हालातों का निरीक्षण किया और उपखंड अधिकारी, पालिका प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के बाद कलेक्टर दीक्षित ने हालातों में सुधार पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने समस्या को काफी संजीदगी से लिया है। यही कारण है कि आज समस्या का 90% समाधान हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरोवर के घाटों पर 11 फाउंटेन और 11 एरिटेयर लगाने के बाद हालातों में तेजी से सुधार हुआ है। साथ ही 29 सिविल डिफेंस के जवान राउंड द क्लॉक ड्यूटी देंगे। कलेक्टर दीक्षित ने कहा कि मछलियों के मरने की मुख्य वजह पाबंदी के
बावजूद सरोवर में खाद्य सामग्री डालना है। इसके लिए अब सरोवर में खाद्य सामग्री बेचने वालों और डालने वालों दोनों पर कठोर कार्यवाही होगी। खाद्य सामग्री की जब्ती के साथ जुर्माना लगेगा और पाबंद किया जाएगा। सरोवर के डूब क्षेत्र में बिना अनुमति बने अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कलेक्टर ने कहा कि इस मामले में उपखंड अधिकारी को चिन्हित कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से हाल ही में डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने की बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया था और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने पुष्कर सरोवर के निरीक्षण से पहले ब्रह्म घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जिले में अच्छे मानसून और खुशहाली की कामना की। पंडित हनुमान राजगुरु ने जिला कलेक्टर को पूजा अर्चना करवाई। कलेक्टर भारती दीक्षित ने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। पुजारी वैभव वशिष्ठ ने कलेक्टर को जगत पिता ब्रह्मा की आरती करवाई। बिल्कुल, यहाँ प्रशासन ने काफ़ी अच्छा प्रयास करा है। पुष्कर सरोवर में जो मछलियों के मरने की इशूज़ आ रहे थे उसको प्रशासन ने काफ़ी अच्छे से टैकल किया है। यहाँ पे 11 एरेटर्स लगाए जा रहे हैं, 11 फाउंटेन्स हैं जो एरेटर्स हमने लगाए हैं। साथ ही साथ हमने सिविल डिफेंस के 29 लोगों की यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई है। 3 पारियों में राउंड द क्लॉक यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। इसी के साथ जो मुख्य कारण यहाँ पे मछलियों के मरने का था वो ये था कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री जो हमारे यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं उनके द्वारा सरोवर में डाली जा रही थी। उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं। हमारी सिविल डिफेंस की टीम, प्रशासन की टीम, नगर पालिका की और पुलिस की टीम सब संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगी और कोई भी व्यक्ति अगर उन खाद्य पदार्थों का बेचान करता हुआ पाया गया या फिर उसको सरोवर में डालता हुआ पाया गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, जब्ती भी होगी, फाइन भी होगा और उसके बाद आगे उसको पाबंद भी किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम संयुक्त रूप से करेंगे और जैसे आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी अच्छा इसमें सुधार है। ऑलमोस्ट 90% इशू रिजॉल्व हो चुका है और अभी जैसे हमारी टीम प्रयासरत है, उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या से पूरी तरह से निजात पाएगी। एक डूब क्षेत्र में जो निर्माण है उनके अपशिष्ट के बारे में भी आरोप लगाया गया। इसके लिए मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया है, इनको चिन्हित कर रही हैं और जैसे हमने अभी कुछ समय पहले भी काफ़ी बड़ी संख्या में अतिक्रमण यहाँ से हटाए हैं, उसी तरह इन अतिक्रमणियों को भी हटाया जाएगा, इन पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अजमेर शहर में हुई बारिश के चलते कई जगह सड़कें लबालब हो गई। वहीं वार्ड 48 की हालत बद से बदतर हो गई, जहां 3 से 4 फुट तक का पानी सड़कों पर भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद वार्ड पार्षद द्वारा पंप लगाकर सड़कों से पानी हटवाया गया। उनका कहना है कि वो कई बार नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत कर चुके हैं, पर उनके द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं पूर्व में बिजली का करंट आने से एक युवक की मौत भी हो गई थी। क्षेत्रीय पार्षद की मांग है कि निगम व प्रशासन इस ओर ध्यान देकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। ये आप देखिए कि 25-30 साल से जो बारिश के अंदर जो यहाँ के हाल होते हैं, प्रशासन को हर बार कलेक्टर साहब आते हैं, हमारे सीओ साहब आते हैं, कई अधिकारी आगे कई चले गए, कईयों का ट्रांसफर हो गया, मगर इस समस्या का निवारण आज तक नहीं हुआ। मैं जनता का ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या का निवारण के लिए मेरा सपोर्ट करें, चाहे आप सबके सहयोग से, चाहे अपन को कलेक्टर में धरने में बैठना पड़े, चाहे नगर निगम में धरने में बैठना पड़े। इस समस्या का निवारण इस साल अपन को करना है, मगर जनता को मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेगुलर मैं भी दूसरी तीसरी बार पार्षद हूँ। इस समस्या का निवारण नहीं होता। हर बार पंप लगाता हूँ बारिश के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से आपको पता है कि मैं हर बार बारिश के अंदर यहाँ अवेलेबल रहता हूँ। नहीं तो यहाँ ऐसी स्थिति हो जाए कि लोग पिछली बारिश के अंदर यहाँ पर एक जनहानि भी हो चुकी है। एक लड़का यहाँ पर बारिश के अंदर करंट से लड़का एक्सपायर हो गया था। मैं प्रशासन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो नाला आ रहा है गुलाबबाड़ी का पूरा पानी, मेवगढ़ का पूरा पानी मेरे वार्ड के अंदर आता है, उन नालों को बड़ा किया जाए। और ये जो आनंद नगर स्केप चैनल है, स्केप चैनल की भी गहराई अंदर गहरी करेंगे, उसके बाद ही पानी की समस्या खत्म होगी। कलेक्टर साहब आए थे, हमारे नगर निगम आयुक्त आए थे, उन्होंने समस्या के लिए उन्होंने बोला कि निर्मल जी इस बारिश की समस्या का निवारण हम करेंगे। हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रखे हैं और इसके अंदर 44 करोड़ का नाला सैंक्शन है और इस नाले को अति शीघ्र हम करेंगे बारिश के बाद। और अभी ये जो पुलिया नान की मोहन की पुलिया, इस पुलिया को अभी मेरे फंड से बनाई जा रही है और पूरी पुलिया तोड़ करके नहीं बनाई जाएगी, जिससे पानी की निकासी जल्दी हो जाए। स्केप चैनल पास में होने के कारण इसका कारण यही है कि पानी चलता है स्केप चैनल फुल, और जब तक वो पानी नहीं उतरता है पानी उतरेगा ही नहीं। और अब तो ऐसी समस्या होगी कि मेरे को 3-3 पंप लगाने पड़ते हैं। रात को बारिश आती है तो रात को 2 बजे बारिश के अंदर मेरे को आना पड़ता है। नगर निगम के आप देख रहे हो स्ट्राइक चल रही है, पर यहाँ कोई प्रशासन, कोई आदमी यहाँ काम नहीं कर रहा, कर्मचारी को काम नहीं कर रहे हैं। हम भी उनके साथ हैं, कर्मचारी की मांगे जायज है, मगर अभी मैं खुद नालों के अंदर साफ सफाई कर रहा हूँ, कचरा हटा रहा हूँ। खुद सुबह 6 बजे से बारिश चालू हुई है, जब से लेकर अभी तक मैं पूरा यहाँ पर लगा हूँ। 5-6 घंटे से यहाँ पर हर बारिश के अंदर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए कि 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है।
3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है। जब तक ये पानी नहीं उतरेगा तब लोग स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे स्कूलों के अंदर बैठे हुए हैं। आम आदमी अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से निकल नहीं सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो मेरा प्रशासन में यही निवेदन है कि ये इस नालों को बनाया जाए और यहाँ 3 भुजाओं के अंदर नाले निकले जिससे ड्रेनेज सिस्टम सुधर सके। निर्मल कुमार भैरवन, पार्षद वार्ड 48। अजमेर में 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया कि उसकी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। बेटी को पेट में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाया गया था। जांच में पता चला कि बेटी प्रेग्नेंट है। इसके बाद बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बेटी ने बताया कि माकड़वाली निवासी युवक ने उसके साथ रेप किया है, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पीड़िता के पिता ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दी है। मामले की जांच थानाधिकारी अरविंद चारण कर रहे हैं। वहीं नाबालिग बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। थाना कृष्णगंज सर्कल में एक परिवादी ने रिपोर्ट दी है कि उसकी नाबालिग पुत्री है, जिसके पेट दर्द होने के बाद में उसको चेक किया गया तो वो प्रेग्नेंट होने का बात बताई गई है, जिस पर परिवादी ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार होने की एक रिपोर्ट दी गई है। मामला पुराना होने से आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया गया है, कथन लिए गए हैं एवं अनुसंधान जारी है एवं आरोपी की तलाश है। पीड़िता का इलाज कहाँ चल रहा है? पीड़िता का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। अजमेर के गंज थाने से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों द्वारा पीड़ित के खाते से करीब 5,22,000 रुपए उड़ा लिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में उसका खाता है और उसके पास बैंक से मैसेज आया कि उनके खाते से 5,22,000 रुपए निकाल लिए गए। इसके बाद उसने पुलिस को बताया कि ना उसके पास कोई OTP आया और ना ही किसी का फोन आया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने जनता से सावधान रहने की अपील की है और कहा है कि इस तरह के झांसे में ना आए और यदि आपके पास कोई भी संदिग्ध मैसेज या OTP आए तो उसको नजरअंदाज करें और नजदीकी पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाएं। सूरज नारायण जी लखोटिया हैं, जो नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड के निवासी हैं। इन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है कि उनके नाम से तथा उनकी पत्नी के नाम से एक अकाउंट है जो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट कचहरी रोड पर स्थित है। उसके वहाँ से एक SMS आया और उनको पता चला कि अज्ञात व्यक्ति ने 5,22,000 रुपये उनके अकाउंट से कट गए हैं। और जिस बारे में उन्होंने पता किया तो उनका कहना यह है कि हमारे पास न तो कोई OTP आया था न और किसी तरह का हमने किसी से कोई लेन देन किया था। ये अज्ञात व्यक्ति के कारण अचानक से उनके अकाउंट से जो 5,22,000 रुपये कटे हैं, ये प्रथम दृष्टया जो इन्वेस्टिगेशन दर्ज हुई है उसके अंदर कोई ठगी का प्रकरण है, जिसके अंदर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। ये हर बैंक जो हमारे हैं वो भी सभी उनके जो उपभोक्ता हैं उनको भी मैसेज करते हैं। हमारे पुलिस के विभाग के द्वारा भी इसके बारे में बार बार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, समझाइश भी की जा रही है। इस तरीके के जो अज्ञात लिंक आते हैं जो किसी बैंक के नाम से या किसी और के नाम से, उनको ओपन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस तरीके की कि भाई आपका बैंक खाता जो है उसका वेरीफाई किया जा रहा है या KYC की जा रही है या कुछ इस तरीके के जो आपको लोन दिया जाना है, आप अपने आधार कार्ड बताएं, आपके पैन नंबर बताएं, आपके पास OTP आएगा, इस तरह की जो चीज़ें आ रही है उनको अपने कंसल्टिंग बैंक से वेरीफाई किए बिना न तो OTP नंबर किसी को बताना चाहिए, न अपने जो बैंक डिटेल है, आधार कार्ड, पैन नंबर है वो नहीं दिया जाना चाहिए। ये लोग जो है वो इस बारे में अवेयर नहीं है, इसी के कारण से ये चीज़ें हो रही है। जबकि ATM में हम जाते हैं तो ATM में भी बैंक्स की तरफ से बैंक्स की तरफ से इस तरह की सावधानी की चेतावनियाँ और बातें समझाइश की लिखी हुई है, हम लोग भी कर रहे हैं। मेरी तो सभी से यही अपील है कि अपने कंसल्टिंग बैंक या किसी ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लीगल कॉल या उसके मैसेज के बाद में ही ये चीज़ें वो बताएं और छोटे मोटे लालच के अंदर नहीं आए। साथ ही इस तरह की जो चीज़ें जो काफ़ी जो लोग हैं, फ्रॉड जो लोग हैं, वो इस तरह के कॉल्स कर रहे हैं। आजकल एक नई मॉडस ऑपरेंडी आई है कि आपका बेटा या आपका कोई परिवारजन जो कहीं बाहर रह रहा है वो किसी केस में फंस गया है, मैं 100 पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ और आप ही अगर इसको जेल जाने से बचाना चाहते हो, ये करते हो तो आप इतने अमाउंट डालिए करिए। ये बहुत ज़्यादा 99% जो हैं वो फ्रॉड्स हैं और इसमें लोग डरे नहीं और झांसे में आए नहीं और संबंधित पुलिस स्टेशन में कंसल्टिंग एजेंसी के अंदर पहुँचे और शिकायत दर्ज करें।
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 10 आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस दौरान 2 वारंटी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है व एक ट्रैक्टर को अवैध माइनिंग के दौरान जब्त किया गया है। आरोपियों में शाहनवाज, शाही खान, मोनू, रोहित उर्फ टोनी, दीपक, विजय, श्रवण चौहान, सुलेमान, केशरनाथ, मदन व मोहम्मद सलीम शामिल हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। हाँ, ये हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार तथा एसपी साहब के निर्देशानुसार अभी एरिया डोमिनेशन के तौर धरपकड़ अपराधियों को जो चिन्हित क्षेत्र है वहाँ पे धरपकड़ का अभियान चल रहा है। उस कार्रवाई के दौरान आज 10 लोगों को तो शांति भंग के अंदर गिरफ्तार किया है तथा इसी अभियान के दौरान 2 गिरफ्तारी वारंटी भी अरेस्ट हुए हैं तथा एक ट्रैक्टर को अवैध माइनिंग के अंदर पकड़ा गया है। क्या नाम है आरोपियों के? ये अलग अलग एरियाज के रहने वाले हैं। ज़्यादा जो है वो फाई सागर पे जो अजयसर और खरेकड़ी वाले एरिया के अंदर हमने ये कार्रवाई की है। इनकी वारंटीज थे और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बदमाशी करने के और अव्यस्त अपराधी टाइप के लोग हैं। क्या नाम है इनके? एक का नाम शाहनवाज है, एक शाहिल खान है, एक मोनू है, रोहित उर्फ टोनी है, दीपक है, विजय है, श्रवण चौहान है, केशरनाथ है, सुलेमान है, मदन है, मोहम्मद सलीम है, सुलेमान है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र से महिला के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है, जहां महिला को उसके बेटे का रेप व ड्रग्स के मामले में संलग्न होना बताकर धमकी के तौर पर पैसे की मांग की गई, जिसके बाद महिला ने डर कर उसके अकाउंट में 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब महिला को ज्ञात हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसने गंज थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी है। वही गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है।
कल हमारे थाने में श्रीमती विद्यानंद और निवासी है ये गीता कॉलोनी फैसागर रोड, इन्होंने एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया कि उनके बेटे के पास कोई अज्ञात फोन आया और उसने उनके बेटे का किसी ड्रग्स के मामले में या किसी रेप के मामले में वो फंसने का या FIR होने का डर दिखा करके सामने और अज्ञात कॉल किया और एक अकाउंट नंबर भेजा कि आप इतने पैसे उसमें डलवाइए। तो परिवादिया जो है वो डर गई और डर करके उसने 15,000 रुपये अज्ञात व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी। सर ये कौन है और कहाँ का रहेगा? ये अज्ञात व्यक्ति है, अभी इसके बारे में इसकी आइडेंटिटी जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक सर। अजमेर शहर में आज सुबह हुई बारिश के बाद से जगह जगह पानी भरने की घटना सामने आई। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह मेन गेट के पास सीलिंग की छत गिरने से लगातार पानी आता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार अस्पताल परिसर में पानी गिर रहा है। वहीं सफाई कर्मियों की सहायता से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। वाल्मीकि समाज की काम रोको हड़ताल आज भी जारी रही, जहाँ सभी कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार किया। वाल्मीकि समाज का कहना है कि सफाई कर्मचारियों के पद पर अन्य जाति के लोगों को नियुक्ति ना दी जाए। वहीं कोरोना काल में सभी सफाई कर्मियों ने अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा से निभाई है। जहां एक पुत्र अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा, वहीं वाल्मीकि समाज ने पुत्र की भूमिका निभाई है। इसी के चलते आज वाल्मीकि समाज ने कोरोना की भांति आज शव यात्रा के रूप में रैली निकाली। उनका कहना है कि उनकी मांगों को जल्दी स्वीकार किया जाए। पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज का काम रोको हड़ताल चल रहा है और इसके अंतर्गत वाल्मीकि समाज का जो मिशन है वो है कि हमारा हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। सारे राजस्थान में नगर निगम में जितने भी कर्मचारी है हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज अजमेर से लोंगिया क्षेत्र से अनिल जी भाई साहब के नेतृत्व में और हमारे साथियों के नेतृत्व में एक मैसेज दिया जा रहा है कि करुणा योद्धा जो बनाए गए थे वाल्मीकि समाज के लोगों को, उन्होंने देश के अंदर वाल्मीकि समाज एक ऐसा था जिन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया। उन्होंने किट पहन के लोगों की जो बॉडी है जिसका कि पिता गुजर जाता और बच्चा हाथ नहीं लगा रहा था, उस परिस्थिति में इन्होंने लाश से जलाने का काम भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया। अगर उस दौरान देश के अंदर अगर वाल्मीकि समाज एकजुट होकर साथ नहीं देता तो आज वो बीमारी बहुत विकराल रूप ले लेती। इसके लिए जब अधिकार की बात आती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए और वाल्मीकि समाज की जो भर्ती है वो पूरी तरह से जाति प्रमाण पत्र, जिसका भी जाति प्रमाण पत्र वाल्मीकि समाज का होगा उसी व्यक्ति को नियुक्ति का हकदार होगा। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे ये मंजूर नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पे जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमारी समाज के जो नेता है अगर प्रदेश स्तर पे जो भी निर्णय लेंगे कि चाहे 6 महीने आंदोलन करना पड़े, चाहे 3 महीने करना पड़े, सरकार को हमारी बातें माननी पड़े। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा की सभा के अंदर हमारे जो UDH मिनिस्टर है, स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं जब्बर सिंह जी खर्रा, उन्होंने कहा था कि ये जो भर्ती की जाएगी, इस भर्ती के अंदर अगर मान लो कहीं पेचीदगियाँ रह जाती है, कहीं किसी भी कारण से अगर मान लो समाज की भावनाओं को या अधिकारों को ठेस पहुंचता है तो उनके लिए समाज से और अन्य लोगों से इस भर्ती को करने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। तो उनके ही आदेश पे हमारा ये निवेदन है कि जैसा कि अभी श्रवण जी ने बताया कि एक तो मस्टोल के आधार पर भर्ती की जाए, ये हमारा सुझाव है। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र देखकर भर्ती की जाए, ये हमारा सुझाव है। तीसरा, जो पूरी दुनिया के अंदर महामारी चली थी और उस महामारी के अंदर जहां बेटा बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगा रहा था, उस जगह वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी वहाँ उस जगह उस शमशान के अंदर बेटे की भूमिका निभा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को, इन 3 पॉइंटों को देख के ये हमारा वाल्मीकि समाज का आदरणीय मंत्री महोदय को सुझाव है कि इन सुझावों को लेके इनके ऊपर निर्णय लें और वाल्मीकि समाज के हित के अंदर परिणाम निकालें। वर्तमान में पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो 24,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती है।
उसमें हमारी मुख्य मांग जो दो है वो वाल्मीकि समाज का परंपरागत काम जो है, जो पुश्तों से करता है, सदियों से करता है वाल्मीकि समाज सफाई का काम, उसमें अब जो है वाल्मीकि समाज के द्वारा जो सफाई कार्य किया जाएगा, लेकिन उसमें विघ्न हो रहा है। विगत वर्ष में जो 2018 में भर्ती है उसमें वाल्मीकि समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोगों को लिया गया है, जो कि वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो काम करता है, सफाई की एक भर्ती अगर आप लोग कर रहे हैं तो जो सफाई का काम वाल्मीकि समाज के द्वारा अंजाम दिया जाता है, उनके अलावा कोई सफाई नहीं करेगा तो भर्ती करने का मतलब क्या है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार में अगर सफाई की भर्ती होती है तो वाल्मीकि समाज की हो। और आज लगातार हड़ताल का अजमेर में चौथा दिन है। चौथे दिन में हड़ताल के चौथे दिन में लोंगिया मोहल्ले ने एक बहुत अच्छी पहल की थी। लोंगिया मोहल्ले के द्वारा कोरोना काल में जो घातक बीमारी में कोरोना में बॉडियों को डिस्पोज किया गया था, वो वाल्मीकि समाज के द्वारा किया गया था, जहाँ पर कोई भी फैमिली वाला व्यक्ति पास में नहीं था, फिर भी वाल्मीकि समाज ने उसको अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। बड़ा बड़ा धन्यवाद है वाल्मीकि समाज को। मेरा निवेदन यही है कि वाल्मीकि समाज का उसका हक नहीं छीने। लोंगिया मोहल्ले से लोंगिया बस्ती के द्वारा चालू हुई है और दरगाह बाजार होते हुए, मदार गेट होते हुए, कस्तूरबा होते हुए वहाँ से नगर निगम प्रांगण में आई है। भारतीय जनता टेम्पो यूनियन ने आज यातायात विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेशों के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि यातायात विभाग द्वारा हाल ही में कुछ नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें टेम्पो और सिटी बस चालकों को 15 दिन शहर में व 15 दिन शहर के बाहरी इलाकों में वाहन चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही टेम्पो का रजिस्ट्रेशन जिसके नाम है केवल वही टेम्पो चला सकता है। इन आदेशों के खिलाफ आज टेम्पो चालकों में भारी रोष देखा गया और उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष गुलाबचंद बनिष्ठिया ने कहा कि इस तुगलकी फरमान से उनकी आर्थिक स्थिति और नाजुक हो जाएगी, क्योंकि ना तो उनको शहर के बाहरी इलाकों में कोई सवारी मिलेगी और ना ही उनकी कमाई होगी। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे सैकड़ों टेम्पो चालक हैं जिनके नाम पर वाहन रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे आदेश से उनके परिवार का पालन पोषण करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। आज समस्त टेम्पो चालकों ने एसपी के समक्ष यातायात विभाग द्वारा जारी किए गए इन आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। आज ज्ञापन एक कलेक्टर साहब को इसलिए दे रहे हैं कि आए दिन ट्रैफिक पुलिस नए नए नियम लगा के हमारे को परेशान किया जा रहा है। आज ये कह रहे हैं कि आपका जो गाड़ी का आरसी ओनर होगा वही चलाएगा, जबकि हमारे टेम्पो सिटी बस तो ड्राइवर के बिना चल नहीं सकती, क्योंकि ड्राइवर नहीं चलेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि एक ड्राइवर कम से कम 5-6 घंटे गाड़ी नहीं चला पाता और वो उसकी वजह से तो ये है कि जिसकी आरसी होगी वही गाड़ी चला पाएगा। तो जब से बेरोजगारी फैलेगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ना 15 दिन अंदर बाहर चलेंगे सभी टेम्पो, तो सभी टेम्पो 15 दिन अंदर बाहर चलेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? किस्तें भी भरनी पड़ती, टैक्स भी भरना पड़ता, परिवार भी पालना पड़ता, मेंटेनेंस भी करना पड़ता, 14,000 रुपये किस्तें। इसलिए कि हम यही क्या चाहते हैं कि जो 15 दिन अंदर बाहर का जो इन्होंने सील टप्पे पहले लगाए थे कि ट्रैफिक जाम की वजह से, हमारी वजह से तो कोई जाम लगता नहीं है। इन्होंने कहा कि टीएमसी की मीटिंग में फैसला करके और ये हटा देंगे। अभी भी हम आरटीओ साहब से कल मिल के आए थे, तो आरटीओ साहब ने कहा कि 20 तारीख को जो टीएमसी की मीटिंग होगी उसमें आपका 15 दिन अंदर बाहर जो लगाया गया वो हटा देंगे। लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं और आज अब मांगे, हमने कल टीआई साहब से बात करी तो टीआई साहब क्या कि मैं तो है ना 15 दिन बाहर निकालो, कल से कब सबके सब टेम्पो बाहर ही चलेंगे, तो हमने मना कर दिया। तो मैंने कहा आज हमारी रोजी रोटी का सवाल है, किस्तें भरनी पड़ती 15 दिन अंदर पर। हम जिस रोड पर आप जहाँ भेज रहे हो हमारे को, वहाँ कोई सवारी का स्कोप ही नहीं है, तो क्या हम क्या करें? सवारी का स्कोप नहीं है, कुछ नहीं, तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? और इतने सालों से चले रही है, कोई आता है तो कोई हमारी वजह से, जबकि 4000 ई रिक्शा के उनको वो क्यों बढ़ाए गए? जब अजमेर शहर में जरूरत ही नहीं है। 52 सीटर की जो गाड़ियाँ हैं रोडवेज है वो तो तुम्हारी सिटी के अंदर चल रही है, उस पर तो कुछ नियम लागू नहीं है। एक टेम्पो चल रहा है जो एक 12 फुट के अंदर टेम्पो हो जाता है, उसको उस पर आपको लग रही है। और हमारे टेम्पो को कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं? सिर्फ सवारी उतारी 2 मिनट रुपये रवाना हो जाते हैं। और आपके प्रशासन जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो कोई काम करती नहीं, सिर्फ पॉइंटों पर बैठी रहती है और कहते हैं कि सिर्फ चालान के अलावा कुछ भी नहीं है इनको। चालान, सिर्फ चालान। और जो 60% जो आज हमारी जो गाड़ियों के जो 60% जो चालान कर रहे हैं, फोटो खींची बस टारगेट, ये टारगेट देते हैं कि हर आईओ 15-15, 20-20 चालान लेके आएगा, नहीं तो शाम को परेशानी होगी। तो ये उसी आधार पर क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि एक तो चालान की जो व्यवस्था है वो हम नहीं, हमारे पर चालान नाजायज नहीं चला। अगर हमारी गलती है तो बनाओ, नहीं तो गलती नहीं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आज हमारी जो मांगे नहीं मानेगी तो कल से आंदोलन है। टेम्पो, सिटी बस, ऑटो, ई रिक्शा सभी बंद हो गए और हम आंदोलन करेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन के लिए करना। टेम्पो, सिटी बस
लगभग 2000 के आसपास। गुलाब चमनिया टेम्पो यूनियन अध्यक्ष। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। रोडवेज केंद्रीय कार्यशाला के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। कर्मचारियों ने आज भी टूल डाउन हड़ताल करी और सरकार से बकाया वेतन देने की मांग करते हुए कहा कि यदि उन्हें जल्द ही 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया तो पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। कि कर्मचारी हताश है, निराश है। एक समस्या जो कई सालों से चल रही है, चली जा रही है और निगम प्रबंधन और सरकार की तरफ से इसका कोई निराकरण नहीं है। इसे देख करके कर्मचारी आज मजबूरन आंदोलन पे उतरा है। हमने सोचा था कि सरकार चलो 1 महीने में वेतन लाई है, शीर्ष प्रबंधन की तरफ से 1 माह में वेतन मिल रहा था, ये वापस शुरुआत हो गई है। 1 महीने बाद किसी को, 1 महीने बाद किसी को। इस परंपरा का हम पूर्ण विरोध करते हैं। रोडवेज कर्मचारी किसी भी हालत में कर्मचारियों में भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी एकजुट है और हम चाहते हैं पूरे प्रदेश में कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिले ताकि उनके बैंक ऋण की जो किस्तें हैं समय पर पहुंचे, आर्थिक नुकसान नहीं हो, किसी भी प्रकार से उनको तनावग्रस्त नहीं रखें और वो तनाव मुक्त करके कार्य करें, जनता की जल्द सेवा करें। ये हमारी मांग है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो मांगे पूरी नहीं हुई तो आज तो हमने ये साधारण विरोध किया है। परिवहन फेडरेशन अपनी मांगों के समाधान के लिए हर स्तर तक आंदोलन करेगा। जिम्मेदारी स्थानीय प्रबंधन की, शीर्ष प्रबंधन की और राज्य सरकार की होगी। अब वैसे तो गाड़ी के अंदर सारी महिला फ्री है, तो रोडवेज वाली लेडीज़ों को भी तनख्वाह देनी चाहिए ना। 2 महीने में किस किस को हम कुछ कहें, ना तो पेमेंट दे रहे हैं, ना हमारे घर में परेशानी आ रही है, बच्चों को फीस भी नहीं भर रहे हम लोग। कितने महीने का पेमेंट बाकी है आपका? 2 महीने हो गए सब। हैं जो बिल चल रहे हैं वो पूरी जमा नहीं हो पा रही है टाइमली। बच्चों की फीस है, बाकी और घर की जो सारी आवश्यकता है वो तो पूरी हो ही नहीं पा रही है।
महिला को फ्री कर तो दिया। जैसे महिलाओं को फ्री करते हैं, आपको कोई बेनिफिट दिया नहीं दिया रोडवेज ने? महिलाएं, सारी महिलाएं फ्री हैं, लेकिन जहाँ पर कार्य कर रही महिलाओं को उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। ये आदेश कब किए महिला फ्री के? ये 20 दिन पहले किए जा चुके हैं महिलाओं और पेमेंट कब से नहीं मिला? और पेमेंट 2 महीने से नहीं मिला। ये कौन सा महीना लग गया आपका? तीसरा महीना स्टार्ट है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि वेतन विशेषकर स्कूलों की फीसें, कॉलेजों की फीसें, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, बैंकों के लोनों की किस्तें हैं जो आज तक चल रही हैं, बैंक वालों के फ़ोन आ रहे हैं, पेनल्टियाँ लग रही है। और मेरा निवेदन यही निगम प्रशासन से कि समय पे वेतन देवें। सरकार ने एक घोषणा की है कल कि महिलाओं को राखी पे निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। ये भाई बहनों का पर्व है, बहनें यात्रा कर रही है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मैं इसका सम्मान करता हूँ जिस तरीके से आदेश दिए हैं, बहनें सफ़र करें। राजस्थान रोडवेज एक अच्छी सर्विस से देती हैं। हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो सही समय पर यात्राएं कराते हैं। और निगम प्रशासन से मेरा निवेदन, बार बार आपके चैनल से मेरा निवेदन है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए सरकार से। आस्था वुमेन फाउंडेशन व श्री श्याम फाउंडेशन के नेतृत्व में आज विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मीनू स्कूल के मूक बधिर छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे भारी बरसात में मूक बधिर बच्चे कावड़ लेकर भोलेनाथ को रिझाने के लिए कोटड़ा क्षेत्र स्थित महादेव मंदिर में पहुंचे। आज हम लोगों ने आस्था वुमेन्स फाउंडेशन और श्री श्याम फाउंडेशन के द्वारा सहयोग से एक विशाल कावड़ यात्रा का हमने आयोजन किया है। इस आयोजन के अंतर्गत हमने स्पेशल चिल्ड्रंस को, जो कि मीनू स्कूल से और अदर स्कूल से हम लोगों ने बुलाए हैं, उन स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ हमने कावड़ यात्रा निकाली है। वो पुष्कर कावड़ दी और फिर यहाँ रामदेव मंदिर तक हम लोग लेके आए। अब रामदेव मंदिर से शिव जी को हमने जल अर्पित किया है। कहाँ पर है ये मंदिर? ये फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने है रामदेव मंदिर। आपका नाम बताइए। मोनिका डीवानी, आस्था वुमेन्स फाउंडेशन। जी नमस्ते सर, हम लोग मीनू स्कूल से हैं, चाचावास से, राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था है। तो वहाँ से हम लोग 20 बच्चों को लेके आए हैं। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं आज आस्था फाउंडेशन और श्री श्याम फाउंडेशन के साथ मिलकर आज कावड़ यात्रा का जो आयोजन इन लोगों ने किया है, उसमें हमारे बागों ने बहुत ही इंजॉय किया है और बच्चों ने खूब धूमधाम से कावड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। तो मैं आस्था फाउंडेशन और श्री श्याम फाउंडेशन का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन लोगों ने हमारे दिव्यांग बच्चों को आज एक मौका दिया है। सावन के पहले सावन में बच्चों ने सावन के अंदर पहली बार इस प्रोग्राम में भाग लिया है। कितने बच्चे आए मैम? जी 20 बच्चे हैं। बच्चियाँ भी हैं इसमें? हाँ जी सर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग के पीछे यूजी हॉस्टल पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में है, लेकिन इस बार हालत बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट के निवास करने के कारण जनहानि की संभावना बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर आपके अपने चैनल बात आज की द्वारा 5 जुलाई को कवरेज कर अस्पताल प्रशासन व जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया था। हमारी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और अगले ही दिन नोटिस कर वहां रह रहे मेडिकल स्टूडेंट को उक्त जर्जर परिसर को खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जानकारी में आया कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और परिसर को अभी तक खाली नहीं किया गया है। बात आज की चैनल भारी बारिश की संभावना को देखते हुए वहां रह रहे सभी मेडिकल स्टूडेंट से आग्रह करता है कि अपनी जान माल की रक्षा हेतु तुरंत परिसर को खाली कर अस्पताल प्रशासन व जिला प्रशासन का सहयोग करें। जी देखो, संभाग का सबसे बड़ा जो अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, उसके जो कार्डियोलॉजी के जो पीछे जो यूजी छात्रावास है वो आज की कंडीशन में जर्जर अवस्था के अंदर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, आपके जो कि आपने 5 जुलाई को उस जो कंडीशन को आपने देखा और उसको कवरेज किया और आपके चैनल में दिया। तो उसका प्रभाव ऐसा रहा कि अगले दिन 6 तारीख को अस्पताल प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से नोटिस चिपका दिया बिल्डिंग पे। और लेकिन नोटिस चिपकाने के बाद भी तो कुछ रजिस्ट्रेशन जो है वो जो छात्र हैं जो चले गए हैं, वो कुछ अभी वहाँ पर रह रहे हैं। तो अब देखने का ये है कि मौसम पूरा बारिश का है और इस कंडीशन के अंदर अगर कुछ हादसा होता है, क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी जर्जर अवस्था के अंदर है, तो कभी भी हादसा हो सकता है। तो उसको देखते हुए प्रशासन को, अस्पताल प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनको एक सुविधा देकर इस बिल्डिंग को खाली करवा के तुरंत बिल्डिंग को सुधार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।